जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। कहीं भारतीय जनता पार्टी में विभाजन तो नहीं होने वाला है और मोदी और शाह साहब की कुर्सी खतरे में है, ऐसा इंडिकेशन मुझे मिल रहा है। और ये इंडिकेशन मिल रहा है, जो संकेतक मिल रहे हैं और अलग अलग तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी रिएक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे पहले मैंने आपसे निवेदन किया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए, किसी भी संस्था को चलाने के लिए 3 तरीके मुख्य तौर पे होते हैं संस्था को किस प्रकार से किस दिशा में चलाया जाए उसके लिए। एक होता है बी गुड अप्रोच, जिसमें एम्प्लॉइज को, सहयोगियों को अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता है, परिवार के सदस्यों की तरह ट्रीट किया जाता है। दूसरा तरीका होता है जिसमें बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच, जिसके अंदर बिल्कुल ऑटोक्रेसी में, तानाशाही में और एकतंत्रवाद में ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाता है और जिसमें हर मातहत को ये मैसेज दिया जाता है कि अगर तुम हमारी बात मानोगे तब तो ठीक है, नहीं मानोगे तो तुम बाहर का रास्ता तुम्हारे लिए है। और तीसरा होता है इम्प्लिसिट बार्गेनिंग का, जिस इम्प्लिसिट बार्गेनिंग में कहा जाता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, अगर तुम वैसा करोगे तो मैं वैसा करूंगा। कांग्रेस ने हमेशा पहला तरीका अपनाया बी गुड अप्रोच का, डेमोक्रेटिक वे। हम संवाद करेंगे, हम बात करेंगे, हम आपको कन्विंस करेंगे, आप हमको कन्विंस करेंगे और हम एक लोकतांत्रिक रूप से सबको परिवार का सदस्य मानते हुए चीजों को आगे ले जाएंगे। लेकिन इस तरीके में भी बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स हैं। जब लोकतांत्रिक तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, बी गुड अप्रोच से चलाते हैं, तो लोग बोलने को अपना अधिकार मान लेते हैं और कई बार सीमाओं का अतिक्रमण कर देते हैं। जैसे कांग्रेस के अंदर आज की तारीख में अगर समस्या है तो वो ये है कि लोग बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक हो गए हैं। वो पार्टी के अंदर भी बोलते हैं और पार्टी के बाहर भी बोलते हैं। उसकी वजह से पार्टी की छवि खराब होती है। लेकिन क्योंकि डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए कांग्रेस को ये स्पष्टीकरण देना होता है कि भाई हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, इसलिए हमारे यहाँ बोलने का अधिकार सबको है। मैसेज गलत जाता है वो अलग मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेरणा स्रोत था वो आरएसएस था और आरएसएस की जो कार्य पद्धति है उसके अंदर संवाद का कोई महत्व तो नहीं है। वहां पे एक अधिकार है, जो सर संघ संचालक ने कह दिया वो सबके लिए मान्य है। नीचे तक वो मैसेज जाता है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, ऊपर से नीचे आदेश जाता है और नीचे वालों को उसका पालन करना होता है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मार्गदर्शक है वो आरएसएस है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के समय भी वही है। चाहे अटल जी थे, इसीलिए जब संघ विचारक ने कहा था कि साहब अटल जी तो मुखौटा हैं, वास्तविकता में ये सरकार चला रही है आरएसएस। और आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है उसको मोदी जी और अमित शाह तो जरूर चला रहे हैं, लेकिन उसको असल में आरएसएस चला रही है। और जब तक आरएसएस के अनुरूप मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी चला रही है तब तक ठीक है। जब उनको इनकन्वीनियंट मिलेगा, उनको लगेगा कि उनका जो एक हिंदू राष्ट्र का और हिंदू एकाधिकार का एक एकलवाद का तरीका है, उसमें बाधक ये लोग बन रहे हैं, इनको भी हटा देंगे। उनको अपने मार्ग से मतलब है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के बहकते हुए कदमों से हमेशा विरोध रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का तरीका ऑटोक्रेटिक तरीका है, बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच का तरीका है, और कांग्रेस का तरीका डेमोक्रेटिक है और बी गुड अप्रोच का है। बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच की समस्या ये होती है, जब नेता कमजोर होता है तो लोग उसके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। वो उस दिन का वेट करते हैं जिस दिन उन्हें लगता है जब तक नेता स्ट्रांग है, जब तक उसका ऑर्गेनाइजेशन पे पकड़ है, तब तक तो लोग डर के मारे चुप बैठे रहते हैं। और उसके बाद जब डर खत्म होना शुरू होता है तो उसके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। मोदी जी ने, अमित शाह साहब ने हमेशा जब से सरकार में आए पिछले 12 साल में भी स्ट्रॉन्ग अप्रोच को अपनाया और अपने आदेशों का पालन किया। संवाद नहीं किया, ऊपर से आदेश दिया और सबको उसे मनवाया। और इसीलिए राहुल गांधी को यह नारा देना पड़ा कि डरो मत, क्योंकि वो जानते हैं जो तानाशाह में या बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच का जो बेसिक फंडामेंटल है वो ये है, लोगों को डराओ और डर के मारे पूरा भय व्याप्त हो जाए और कोई आपके खिलाफ न बोले। पत्रकारों को भी डराओ,
जनता को भी डराओ, गरीबों को भी डराओ, पूंजीपतियों को भी डराओ और अपना शासन चलाते रहो। लेकिन इस शासन में बी स्ट्रांग अप्रोच में जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब वो डर खत्म हो जाता है तो सरकार उनके हाथ से निकल जाती है, लोग इधर-उधर भागने लगते हैं, वो वेट करते हैं किस दिन ये कमज़ोर हो और मैं निकल के भाग जाऊँ। जितनी तानाशाही सल्तनतें आपने देखी हैं, चाहे इटली की देखी हो, जर्मनी की देखी हो, कर्नल गद्दाफी की देखी हो, आपने हर जगह की देखी हो, वहाँ पे जब भी जनता को मौका मिलता है, वो उन्हें पलट देता है और उसके बाद डिक्टेटरशिप के बाद डेमोक्रेसी आ जाती है। वही यहाँ पे आज की तारीख में हो रहा है। अब देखिए भारत के अंदर कैसे हो रहा है। आज के तारीख में जिस अमित शाह के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं होता था और ये माना जाता था कि मोदी और अमित शाह के खिलाफ बोलने का मतलब ये है अपनी राजनीति को खत्म कर देना और आज से 3-4 साल पहले तक ये स्थिति थी कि मोदी जी के खिलाफ शायद ही कोई बोल पाता था क्योंकि ऐसा माहौल बन गया था। जो लोग समझने लगे थे कि अगर मोदी शाह के साथ हैं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो आप सेफ हैं। अगर आप मोदी और शाह के अगेंस्ट बोलेंगे तो आप अनसेफ हैं और आपको किसी न किसी मुकदमे में करके अंदर कर दिया जाएगा और आपका राजनीतिक जीवन, आपकी पूंजी का जो इंडस्ट्रियल वो है, वो सारा खत्म हो जाएगा। आपको याद होगा एक बार निर्मला सीतारमण से एक पूंजीपति ने खड़े होके कोई प्रश्न पूछ लिया था जो उसका अधिकार था। एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में उसका अधिकार था जब उसने कहा कि जो आप नियम बना रही हैं ये इंडस्ट्री के विरुद्ध हैं और उसके बाद उसको माफी मांगनी पड़ी थी। और आपने देखा था कि मध्य प्रदेश के अंदर एक छोटे से बच्चे ने अपनी गुल्लक राहुल गांधी को दे दी थी, तो उसके माता-पिता क्योंकि एक इंडस्ट्री चलाते थे, तो उसके बाद माता-पिता को आत्महत्या करनी पड़ी थी। ये आतंक का माहौल था। जो पार्क्स हैं मोहल्लों के, उसके अंदर जो लोग मोदी जी का विरोध करते थे, उनका अपमान होता था, उन्हें धमकियाँ मिलती थीं और मोदी शाह के समर्थन में बोलने वाले लोगों के साथ गुंडे मिल गए थे और उन्होंने आतंक का माहौल बना दिया था। लेकिन आज परिस्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। और आज क्योंकि डर खत्म हो गया है इसलिए ये परिस्थिति है जिसकी कल्पना शायद ही कोई कर पाता था कि अमित शाह पार्लियामेंट में नहीं आएंगे। ये तो होता आया अभी तक कि अमित शाह साहब ने हमेशा मोदी जी का बचाव किया, सरकार का बचाव किया और उनके सामने जब वो खड़े होते थे तो ऐसा माहौल बन जाता था कि अमित शाह वास्तविकता में एक ऐसे आदमी हैं जिनके सामने खड़े होने का किसी को साहस नहीं होता। लेकिन आज जब वो खुद घेरे में हैं, राहुल गांधी ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को और विशेष तौर पर अमित शाह साहब को घेरे पे ले लिया है, तो अमित शाह साहब पार्लियामेंट में नहीं आ रहे हैं। और जो राहुल गांधी ने प्रश्न उठाया कि चलिए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वहां पेपर लीक हो रहे थे और जो विधेयक लाया गया है उस विधेयक के अंदर भी जो प्रावधान किया गया है, जो अमेंडमेंट किया गया है, विधेयक तो पहले ही पास हो चुका था, उसके अंदर केवल विधेयक में कहा गया है कि जो पहले सजा थी उसको बढ़ा दिया गया है और 10 लाख का दंड और 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया। बाकी कोई रद्दोबदल नहीं, मतलब पेपर लीक करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन अगर पेपर लीक हो जाएगा, जिसको ये मान रहे हैं कि प्रावधान करने वाले की पेपर लीक होगा लेकिन दंड हो जाएगा, लेकिन दंड कैसे होगा? आज तक कोई भी पेपर लीक में किसी को भी कोई दंड इसलिए नहीं मिला है कि जो अभियोजन पक्ष है, जो सरकार का अभियोजन पक्ष है, वो तथ्य इस कोर्ट के सामने ऐसे पेश करता है जिससे कोई उसमें फंसे नहीं, क्योंकि वो सब आरएसएस बीजेपी के लोग हैं जो राहुल गांधी ने आरोप पार्लियामेंट के अंदर लगाया। अब सवाल उठता है कि अगर ये पेपर लीक होते रहेंगे तो बच्चों की समस्या का समाधान कैसे होगा? लेकिन क्योंकि अमित शाह घेरे में आ गए और अमित शाह इसलिए भी घेरे में आ गए क्योंकि ये भी प्रश्न उठा, ये जो पैलेट गन चला, ये जो AK-47 बिहार के अंदर चला, ये किसके आदेश पे चला? और आप जानते हैं, ये बात तो सच है कि जो गोली चलाने का आदेश होता है वो मजिस्ट्रेट देता है। जैसे मान लीजिए अगर ये आरोप आज भी लगाया जाता है कि जब कार सेवक थे उनके ऊपर मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई थी, तो मुलायम सिंह यादव तो चीफ मिनिस्टर थे। आदेश तो तभी मजिस्ट्रेट ने दिया था या होम सेक्रेटरी ने दिया था, जो नृपेंद्र मिश्रा हैं, जो आज राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और जो पहले उसके पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के विशेष सलाहकार थे और एक बहुत मोदी जी के खासम खास आदमी माने जाते हैं। तो आदेश तो मजिस्ट्रेट ने दिया था, होम सेक्रेटरी ने दिया था, चीफ मिनिस्टर ने नहीं दिया था। तो आज अगर ये कहा जा रहा है कि अमित शाह साहब ने आदेश नहीं दिया था और मजिस्ट्रेट ने दिया था, तो कार सेवक पे गोली चलाने का भी आदेश मुलायम सिंह यादव ने नहीं दिया था, मजिस्ट्रेट ने और होम सेक्रेटरी ने दिया। खैर चलिए, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन इस घपले में भारतीय जनता पार्टी इस बुरी तरह से उलझती चली जा रही है। कभी तो वो कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर मंत्री जी की गोली चली ही नहीं, कभी कहते हैं जो चली वो मजिस्ट्रेट के आदेश पे चली। अच्छा, ये भी बताने के लिए तैयार नहीं है कि जो पैलेट गन चला वो चलाने वाला कौन था, उसको आदेश देने वाला कौन था और कानून की परिधि में लाके क्या उससे जानने का
प्रयास नहीं होना चाहिए। उसने किसके आदेश पे चलाई थी और जिसके आदेश पे चलाई थी, जिसकी वजह से बच्चों की आंख फूटी और उनके कमर पे गोली लगी और पैर पे गोली लगी और हाथ की हड्डी टूट गई, और जिस प्रकार से वहां पे लोगों ने कील लगी हुई डंडों से बच्चों को पीटा और जिस तरह से करंट मार के डंडों को किया और लड़कियां का अपमान किया और उनके साथ बदतमीजी पूर्वक उनको दंड न देकर, क्योंकि जो एक आतंक का माहौल था ऊपर से नीचे तक, मंत्रालय से लेकर पुलिस तक और जनता तक, धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है। पुलिस वालों को भी ये लग रहा है कि अगर हमने मंत्री जी के आदेश पे को दुस्साहस कर लिया तो कल हमको भी कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा और हो सकता है कल जेल में जाना पड़े। इसलिए ये आपाधापी की स्थिति है कि मंत्री जी भी पार्लियामेंट में नहीं आ रहे हैं और ये भी बाएं दाएं कोई स्टेटमेंट दे रहा है। कभी कह रहा है कि साहब वो गोली चली नहीं, कभी कह रहा है मजिस्ट्रेट ने चलवाई, कभी कह रहा है कि वो आत्मरक्षा में चलाई। मतलब कोई एक बात नहीं हो पा रही है क्योंकि भगदड़ मच। अच्छा, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में अब टूट की बहुत बड़ी संभावना हो गई है, जिसका वेट भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत दिन से कर रहे थे। आपने देखा होगा जितने भी जवाब सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं वो या तो किरण रिजिजू द्वारा दिए जा रहे हैं या मिनिस्टर ऑफ पीएमओ के जो मंत्री जी हैं वो दे रहे हैं या नड्डा जी दे रहे हैं। लेकिन राजनाथ सिंह बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। जब वहां पे अमित शाह साहब भी नहीं है और मोदी जी भी नहीं है तो राजनाथ सिंह केवल एक बार उठते हैं और ये सही का एक बुद्धिपूर्वक एक समाधान देते हैं। जब राहुल गांधी कहते हैं, जब वो बताने का प्रयास करते हैं कि देखिए जो भी आदमी किसी भी उम्र में जब तक उसको पढ़ने की और जानने की जिज्ञासा है वो स्टूडेंट है। और मानी बात है, मुझे भी ऐसा लगता है 74 साल की उम्र में मेरे को ज्ञान बहुत कम है, नॉलेज बहुत कम है और रोज मैं सीखता हूँ। और मैं जब बुद्धि भौतिक लोगों को सुनता हूँ, प्रबुद्ध लोगों को सुनता हूँ, मुझे लगता है कि उनके सामने मेरा ज्ञान शून्य है। लेकिन अगर किसी को गलतफहमी हो जाए कि वो बहुत ज्यादा ज्ञानी है, जैसे हमारे माननीय मोदी जी को कैसे सीवर से गैस से चाय बनाई जा सकती है और कैसे जो आपके रडार हैं वो प्लेन को डिटेक्ट नहीं कर सकते अगर बादल हों, और वो बच्चों को शिक्षा के बारे में, एग्जाम देने के बारे में बताते हैं, इसका मतलब लगता है उनको कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, उनका 56 इंच का सीना है, एक अकेला सब पर भारी है। जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। सबका एक अपना क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के बारे में उसको नॉलेज होती है, लेकिन सब क्षेत्रों के बारे में हर तरह की नॉलेज और ये वही लोग कर सकते हैं जो एक पक्षीय संवाद करते हैं, जो बात नहीं करते हैं, केवल मन की बात करते हैं। वही ऐसे लोग होते हैं जो समझते हैं उनको सब ज्ञान है। और इसीलिए राहुल गांधी ने जो एक्सप्लेनेशन दिया, उन्होंने कहा जिसको ऐसा लगता है कि उसको हर चीज का ज्ञान है वो वास्तविकता में इडियट है। उन्होंने मोदी जी के लिए नहीं कहा था, लेकिन एक एक वर्गीकरण किया था। और जिसको लगता है कि उसको सीखने की आवश्यकता है, दूसरों से ज्ञान एकत्रित करने की आवश्यकता है, वो स्टूडेंट है। जब राहुल गांधी आज भी अगर मोची के यहाँ जाते हैं तो जूता बनाना सीखते हैं, अगर मखाने के खेत में जाते हैं तो मखाना कैसे पैदा किया जाता है उसके बारे में सीखते हैं। मतलब वो ही ट्राइज टू लर्न। कभी बेकरी में जाते हैं तो बेकरी कैसे की जाती है उसको सीखते हैं, बिकॉज ही इज ए लर्नर, ही इज ए स्टूडेंट। एवरीबडी शुड बी ए स्टूडेंट। ए पर्सन हु फील दैट ही नोज एवरीथिंग इज ए इडियट, ये वो कह रहे थे। लेकिन जब उसमें संसद के अंदर हंगामा हुआ तो राजनाथ सिंह ने एक बड़ा अच्छा सॉल्यूशन दिया कि जो ये इडियट वर्ड है इसको प्रोसीडिंग से हटा दिया जाए और राहुल गांधी को बोलने का अवसर दिया जाए। लेकिन चलिए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं सुना। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनाथ सिंह जैसे लोग, वसुंधरा राजे जैसे लोग और ऐसे लोग जो अटल जी के जमाने के हैं, जिनको मोदी जी ने बिल्कुल रास्ते से किनारे में लगा दिया है और नए नए वहां पे रबर स्टैंप बिठा दिए हैं, आज की तारीख में उनके अंदर एक सुगबुगाहट है और उनको लग रहा है कि बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच की इस गवर्नमेंट में गवर्नमेंट अब कमजोर हो रही है और इसको अब जो राहुल गांधी का और अपोजिशन का ऑनस्लॉट है, जिसमें कॉकरोच भी अब जुड़ गए हैं, उनका मुकाबला करने में मुश्किल हो रहा है। तो मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगले एक महीने अंदर ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी में वर्टिकल स्प्लिट हो जाए। क्योंकि जिस प्रकार से अमित शाह साहब ने योगी आदित्यनाथ को परेशान किया है, जैसे उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को परेशान किया है, जैसे उन्होंने वसुंधरा राजे को परेशान किया है, बड़े बड़े लोगों को किनारे लगा दिया और रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री वहां पे बना दिए हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने जैसे राम जन्मभूमि चोरी में भी एक ऐसा स्टैंड ले लिया था जो मोदी जी के लिए बहुत खतरनाक था, अमित शाह के लिए बहुत खतरनाक था। और आज की तारीख में जब अमित शाह चारों तरफ से घेरे जा चुके हैं तो योगी आदित्यनाथ भी क्या करेंगे और किस तरह से उनको किनारे लगाएंगे, ये भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आज के तारीख में जो राहुल गांधी ने अमित शाह को घेर लिया है, जिसकी वजह से उन्होंने पार्लियामेंट आना बंद कर दिया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी के
जो अंत है उसकी शुरुआत हो गई है और अगले 2-3 महीने बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। अभी ये मामला केवल पेपर लीक का है, अब ये मामला राम जन्मभूमि के अंदर चोरी भी जाएगा, E20 एथेनॉल का भी जाएगा, जिसके लिए भी 4 अगस्त की कॉल दे दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी को एकजुट रखना, जो माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों को तोड़ सकती है, अब खतरा उन पे खुद मंडरा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे एकजुट रखेंगे और इनमें स्प्लिट नहीं होगा और लोग आज के इस सरकार में मोदी और शाह को किनारे लगा के सत्ता को अपने हाथ में लेने का प्रयास क्यों नहीं करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।